नमस्कार दोस्तों, इतिहास लेखन के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभिक इतिहास लेखन पर बातचीत करेंगे। प्रारंभिक इतिहास लेखन हम जानते हैं कि यूनान से प्रारंभ होता है और हेरोडोटस, थुसिडाइडिस को इसका श्रेय दिया जाता है। बल्कि आधुनिक इतिहास लेखन या यूँ कहें कि पश्चिम का पूरा इतिहास लेखन इन्हीं दो इतिहासकारों की पृष्ठभूमि पर तैयार होता है। यह दिलचस्प है कि यूनान की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है या यूनान में दर्शन का जो विकास हुआ, वह इतिहास के नज़रिए से ज़्यादा इतिहास समर्थक नहीं है, क्योंकि प्राचीन यूनानी इस बात पर यकीन करते थे कि मनुष्य का जो उद्देश्य है, ज्ञान का जो उद्देश्य है, वह उन्हीं चीज़ों को जानना है जो चीज़ें अपरिवर्तनशील रहती हैं। वैसी चीज़ों को जानने का कोई अर्थ नहीं जो बदल जाती हैं, जो नष्ट हो जाती हैं। और चूँकि इतिहास उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जो खत्म हो जाती हैं, जो अतीत जो नष्ट हो गया है, तो ऐसी चीज़ों को जानने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है। तो यूनान की जो यह अधिभौतिकता थी, जो उसके दर्शन में व्यक्त हो रही थी, वह अपने निष्कर्ष में इतिहास विरोधी साबित होती है। और आश्चर्यजनक है कि इतिहास विरोधी ऐसे दार्शनिक संस्कृति के परिवेश में इतिहास का जन्म होता है। हेरोडोटस और थुसिडाइडिस, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने इतिहास के इन दोनों जो सबसे बड़ी कठिनाई थी प्रारंभिक इतिहास लेखन की, कि एक तो कोई परंपरा नहीं थी इतिहास लेखन की, कोई साक्ष्य नहीं था, कोई अभिलेख नहीं था। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी। और दूसरी, यह जो एक इतिहास के पूरे दर्शन से संबंधित जो विरोधी अवधारणाओं में जो जी रहे थे, इन दोनों जो बड़ी कठिनाइयाँ थी प्रारंभिक इतिहास लेखन की, इन दोनों पर विजय प्राप्त की इन दो प्रारंभिक इतिहासकारों ने। हम लोग हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता दरअसल सबसे पहली बार सिसरो ने कहा था, और उसने यह माना था कि यह इतिहास जिस रूप में, क्योंकि वह इतिहास के न सिर्फ शब्द से परिचित था, हिस्ट्री शब्द से परिचित था, बल्कि उसके मंतव्यों को भी जान रहा था। वह समझ रहा था कि वह इतिहास लिख रहा है, इतिहास कर रहा है। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में हम लोग जानते हैं कि यह हुआ था। हेलिकार्सानिन एक वंश है बहुत प्राचीन, उसके एक उच्च कुल में हेरोडोटस का जन्म हुआ। अपने चाचा के एक दुस्साहसिक कारनामे के कारण उनको निष्कासित किया गया, निर्वासित किया गया। इस निर्वासन ने हेरोडोटस को यूनान के विभिन्न शहरों में भटकने के लिए मजबूर किया, और यह मजबूरी जैसे इतिहास के लिए एक वरदान साबित हुई। हेरोडोटस की यह मजबूरी, वह विभिन्न क्षेत्रों में गए और वहाँ कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई। अलग अलग यूनान के जो लोग थे, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृतियाँ थीं, उनसे वो परिचित हुए, लोगों से किस्से सुने, और फिर उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। आधुनिक गद्य का भी जनक हम हेरोडोटस को ही मान सकते हैं। इसके पहले के जो भी आख्यान थे, जो भी कहानियाँ थीं, वह दरअसल लिरिकल थी, पद्य में थी। और एक गद्यात्मक रूप में वृत्तांतों को लिखने का जो सिलसिला है, यह हेरोडोटस से ही हम देख सकते हैं कि उनके यहाँ दिखता है। पर्शियन युद्धों का इतिहास, यह हेरोडोटस की जो इतिहास की जो मूल विषय वस्तु है, जिसमें उन्होंने यूनानियों और बर्बर पर्शियनों के बीच के जो युद्ध हैं, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और यह इस मंतव्य के साथ वर्णन किया कि इन युद्धों को जानना भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। तो अतीत का ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, यह जो इतिहास का एक मंतव्य हो सकता है, इतिहास की एक भूमिका हो सकती है, इससे हेरोडोटस जो थे वो परिचित थे। 9 भागों में उन्होंने इन युद्धों की कहानियों की रचना की, और प्रत्येक भाग कला की एक देवी को समर्पित किया। बहुत बड़े किस्सा गो थे, किस्सा गोई में कोई उनसे पार नहीं पा सकता था। वह सार्वजनिक रूप से अपने इन वृत्तांतों का पाठ करते थे यूनान के विभिन्न शहरों में, और उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। तो वह जो जिज्ञासा थी
कई लोग कहते हैं कि कई इतिहासकारों ने आकलन करते हुए कहा कि यह जो क्या हुआ था, यह जो जिज्ञासा थी कैसे हुआ था, यह जो एक बाल सुलभ जैसी जिज्ञासा हेरोडोटस के पास थी और उसको लेकर के वह विभिन्न लोगों से मिलते थे और तमाम लोगों से वो कहानियाँ सुनते थे और उन कहानियों को अपने शैली में, अपनी रोचक शैली में डालते थे। तो एक तरह से स्रोत और जो इतिहास का जो प्रारंभिक स्रोत था, जो किंवदंतियाँ थी, लोगों की कहानियाँ थी, लोगों के अपने अनुभव थे, यह पहली बार इतिहास में एक तरह से इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है हेरोडोटस के यहाँ। उन्होंने, ठीक है कि यूनानियों के प्रति उनकी संवेदना ज़्यादा थी और एक राष्ट्रभक्त यूनानी थे हेरोडोटस, लेकिन इन कहानियों को लिखते हुए पर्शियनों की वीरता से उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। शत्रु होने के बावजूद जो पर्शियन नायक थे उनके प्रति जो उनका एक प्रेम दिखता है, वह इतिहास में शुरुआती तौर पर जैसे कोई उपग्रह रहित इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके भी संकेत हेरोडोटस में हमको मिलते हैं। हेरोडोटस के बारे में कई लोग कहते हैं कि हेरोडोटस भी कई तरह के चमत्कारों में यकीन करता था, उसमें भी दैवीय गाथाएं मिलती हैं, पूर्वानुमान मिलता है, भविष्य की घटनाएं मिलती हैं, भविष्य दृष्टा की तरह वह चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, भविष्यवाणियाँ करता है और वो उन चीज़ों पर सीधे सीधे यकीन कर लेता है जो चीज़ें अविश्वसनीय हैं। जैसे वह यह मानता है कि मिस्र की बिल्लियाँ जो है आग में कूद सकती हैं, इथोपिया के लोगों का वीर्य काला होता है, किसी खास देश की एक पुजारी है जिसकी दाढ़ी है, महिला पुजारी है, उसकी दाढ़ी होती है। लेकिन खुद हेरोडोटस ये मानते हैं कि मैंने वही लिखा जो मैंने लोगों से सुना, जरूरी नहीं कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। तो यह जो एक उसका स्वीकरण है कि अपने स्रोतों के बारे में दूसरी तीसरी जो भी चीज़ें वो सुन रहा था, जो वो लिख रहा था, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरा इससे सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने इसको उसी रूप में लिखा जिस रूप में सुना है। तो हम उसे अभी जैसा वैज्ञानिक इतिहास लिखा जा रहा है या जिन कसौटियों पर अभी हम इतिहास को कसते हैं, उन्हीं कसौटियों पर यदि एकदम से कसेंगे तो हो सकता है कि हेरोडोटस हमको इतिहासकार न लगें। लेकिन यदि हम ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के उस पूरे यूनान के वातावरण को देखें और मनुष्य केंद्रित किसी आख्यान को पहली बार एक गद्य रचना के तौर पर एक व्यवस्थित रूप में कालक्रम के अनुसार प्रस्तुति के आधार पर यदि देखने की कोशिश करें कि हेरोडोटस जो थे वह इतिहास के जनक थे और इतिहास की जो प्रारंभिक समझ दुनिया को दी उन्होंने, उस लिहाज से उनका महत्व जो है असंदिग्ध है। वैसे ही दूसरे एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो इनका नाम हेरोडोटस के साथ ही लिया जाता है, थुसिडाइजीज। थुसिडाइजीज का इतिहास लेखन हेरोडोटस की अपेक्षा ज़्यादा व्यवस्थित और तर्कसंगत दिखाई, क्योंकि उनके पास थोड़ी सहूलियत भी थी। हेरोडोटस के आगे का काम वो कर रहे थे। उन्होंने हेरोडोटस की कहानियों को, हेरोडोटस के वृत्तांतों को सुना था, स्वयं हेरोडोटस के मुँह कई बार सुना था, तो उससे वो प्रभावित थे और उसके आगे की चीज़ वो लिखने के लिए प्रस्तुत थे। और उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध ग्रीक में हुआ था जिसके वो खुद भी सदस्य थे। वह युद्ध पेलोपोनेसाई का युद्ध था जो यूनान में हुआ था। सैनिक के तौर पर उन्होंने उसमें सेवाएं भी दी थी और खुद हेरोडोटस जैसा दूसरी तीसरी मतलब चीज़ों से सुन करके लिखते थे। इनका मानना था कि इतिहास वही लिख सकता है जो खुद इतिहास में शामिल होता है। तो चूंकि वह इस युद्ध में शामिल थे, इसलिए इसके विवरणों को लिखने का अधिकार उनके पास था। उन्होंने इस युद्ध के विवरणों को लिखा। बचपन में इनको बहुत भारी प्लेग हुआ था और लग रहा था कि ये उसमें बचेंगे नहीं, लेकिन जैसे लगा जैसे ईश्वर ने इन्हें इतिहास के लिए रख छोड़ा था। युद्ध में अपनी एक गलती के कारण इनको भी निष्कासन झेलना पड़ा और इस निष्कासन के कारण इनको भी यूनान के विभिन्न शहरों में जाने का मौका मिला निष्कासन की अवधि को काटने के लिए। और उसके बाद फिर ये एथेंस लौटे और वहाँ उन्होंने वह अपनी जो पेलोपोनेसाई युद्ध के बारे में जो वृत्तांत था
उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। थुसिडाइजिस का जो लेखन है, क्योंकि यह खुद उन युद्धों से परिचित रहे हैं और युद्ध के एक भागीदार भी रहे हैं, और उन लोगों से वो मिलते रहे जिन्होंने युद्ध में भागीदारी की, उनके जो विवरण हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनके वृत्तांत हैं, उसको उन्होंने लिखा। और जो भी उन्होंने अपने स्रोत के रूप में जिन सामग्रियों का चयन किया, उसको उन्होंने जांचा। इतिहास का जो दूसरा, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी, कि उन वैज्ञानिक तथ्यों का परीक्षण करना, तो जो हेरोडोटस के यहाँ नहीं मिलता है। हेरोडोटस के यहाँ सिर्फ स्रोत के रूप में उन कहानियों का वर्णन मिलता है। थुसिडाइजिस के यहाँ उस युद्ध से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोगों के जो अपने विचार हैं, जो उससे जुड़े, युद्ध से जुड़े लोग हैं, जो अपना मंतव्य उस पर दे रहे हैं उन घटनाओं के बारे में, थुसिडाइजिस उसका परीक्षण करते हैं और कठोर परीक्षण के बाद ही अपने विवरण में शामिल करते हैं। इसलिए यदि हम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, तो थुसिडाइजिस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कह सकते हैं। वह जो स्रोत का जो परीक्षण करने की जो प्रवृत्ति थी, यह थुसिडाइजिस के यहाँ बहुत करीने से मिलती है। थुसिडाइजिस के इतिहास लेखन की जो एक यह सीमा भी थी, क्योंकि वह बहुत सुदूर का इतिहास लेखन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इतिहास वही लिख सकता है जो इतिहास में शामिल है। जाहिर सी बात है कि इतिहास का यह अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। इतिहास का तो उद्देश्य है कि और सुदूर अतीत की घटनाओं को हूबहू व्यक्त करने की कोशिश करना भी इतिहास का काम है। तो वह बहुत निकट का ही इतिहास लिख पाए। लगभग 30 खंडों में उनकी रचनाएं हैं, जिसमें 4 या 5 खंड ही सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी जो उन्होंने उस युद्ध का जो वर्णन किया और उस युद्ध से जो विवरण जो है, वो इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि वह तथ्यों के परीक्षण के मामले में बेजोड़ है। तीसरा एक इतिहासकार जो इन दोनों के साथ जोड़ी बना सकता है, वह इन दोनों से लगभग 200 साल बाद पैदा होता है, पोलिबियस। पोलिबियस तक आते आते इतिहास लेखन एक मजबूत आधार तैयार कर चुका होता है, और पोलिबियस को हम इतिहासकारों का इतिहासकार कह सकते हैं। वह एक इटली में जन्म हुआ उसका, और तब तक जो रोमन साम्राज्य था वह काफ़ी व्यवस्थित हो गया था। वहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था निर्मित हो गई थी, उसका एक साम्राज्यवादी स्वरूप भी सामने आ गया था, उसका विकास, उसके बाहर काफ़ी उसका क्षेत्र विकसित हो गया था। तो उन संस्थाओं के विकास को लेकर के, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, लोगों के जीवन शैली को लेकर के, और किस तरीके से एक समग्र इतिहास, वो पोलिबियस मानता था कि इतिहास को कभी भी हम समग्रता में ही देख सकते हैं। यदि हम इतिहास को सिर्फ एक कालखंड में देखें या टुकड़े टुकड़ों में देखें, तो कहते हैं जैसे कि मृत पशु के अलग अलग हिस्सों को देखने के से क्या मतलब है, वो वैसा ही देखना होगा। यदि हम इतिहास को देखना चाहें तो उसके संपूर्ण अस्तित्व को देखना चाहिए कि वह कैसे, किन स्वरूपों में घटित हुआ। पोलिबियस ही पहला इतिहासकार था जिसने पूर्व के घटनाक्रम को निरंतरता में देखने की कोशिश की। यदि पूर्व में यह घटित हुआ और बाद में यह घटित हुआ, तो दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है। वह सिर्फ वो मानता था कि मनुष्य की जो प्रकृति है और मनुष्य का जो चरित्र है, वह अपरिवर्तनशील रहता है। एक खास परिस्थिति में मनुष्य एक ही जैसा बिहेव करता है। वो, उसको ह्यूमन साइकी की समझ थी कि मनुष्य कैसा व्यवहार कर सकता है किसी खास परिस्थिति में। तो वो मानता था कि इतिहास का अध्ययन जो है वो भविष्य के लिए इसलिए ज़रूरी है कि भविष्य में भी वो मनुष्य ही है जो उन घटनाओं से गुजरेगा। तो उन घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया मनुष्य की होती है और उस प्रतिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है, किन स्थितियों में वह रहता है, इसकी जानकारी यदि मुकम्मल तौर पर होगी तो वह भविष्य की घटनाओं में वैसी प्रतिक्रियाओं से बच सकेगा। इतिहास की ऐसी कारणता जो बाद में जो जिन लोगों ने इतिहास को उपयोगितावाद के सिद्धांत पर कसने की कोशिश की, स्वच्छतावादियों ने, जैसा कि हम आगे के किसी एपिसोड में देखेंगे, तो इसके शुरुआती लक्षण पोलिबियस के हमको दिखाई देते हैं। पोलिबियस मानता था कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है। वो कहता था कि घटनाएं तो बहुत सी घटती रहती हैं,
यदि घटनाओं से हम मंतव्य को निकाल देंगे, उसके विचार को निकाल देंगे, उसके दर्शन को निकाल देंगे और उससे कुछ सीख नहीं लेंगे, तो उन घटनाओं के वर्णन का कोई अर्थ नहीं है। वह एक सोद्देश्य इतिहास लिखने की बात करता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसलिए वह भविष्य के जितने भी इतिहासकार हुए, बाद के जो इतिहासकार हुए, उन्होंने पोलिबियस से ही लगभग इतिहास की एक वैज्ञानिक समझ और एक समग्र इतिहास लेखन की जो एक समझ विकसित होती है, सोद्देश्य इतिहास लेखन, इतिहास का क्या अर्थ हो सकता है, इतिहास क्यों लिखा जाना चाहिए, इसकी समझ विकसित करने में लोगों ने पोलिबियस से काफ़ी मदद ली। इसलिए उसे हम लोग इतिहासकारों का इतिहासकार कहते हैं, पोलिबियस को। तो ये तीन इतिहासकार जो प्रारंभिक यूनानी इतिहासकार हैं, हेरोडोटस, थुसिडाइडिस और पोलिबियस, जिन्होंने एक इतिहास विरोधी वातावरण में इतिहास की प्रारंभिक समझ विकसित की, इतिहास का प्रारंभिक अभिलेख तैयार किया, इतिहास लेखन की एक नींव रखी और जिस पर पूरा पश्चिम का इतिहास लेखन खड़ा हुआ, जिसने फिर रोमन इतिहासकार, जिसमें ईसाइयत से प्रभावित इतिहासकार और फिर आधुनिक इतिहासकार, सब इतिहासकारों की एक पूरी लंबी श्रृंखला है हमारे पास। तो यह ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व जिन परिस्थितियों से लड़ते हुए इन इतिहासकारों ने इतिहास की नींव रखी, इतिहास हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने किस तरीके से इतिहास लेखन की शुरुआत की। धन्यवाद।